वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी के पीवाईक्यू सीरीज हम लोग कर रहे हैं पॉलिटी के। ठीक है, पॉलिटी के 40 क्वेश्चंस हम लोग देख चुके हैं। आज अपने नेक्स्ट लेक्चर पे बढ़ेंगे, तो एक पॉलिटी का और एक हम लोग चालू कर देते हैं। अब आप लोग बताइए, ज्योग्राफी का करें, हिस्ट्री का या साइंस का, है ना, एक उसको भी चालू कर देते हैं। एक ज्योग्राफी की लिस्टिंग, वो मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी करा ही रहा हूँ। आप लोग बताइए किसके पीवाईक्यू और चालू कर दें। तो पहला प्रश्न कह रहा है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस इज अ रिलीक ऑफ, यानी राष्ट्रपति की जो अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अभी हमारे संविधान में जो दी है, ये हमने कहाँ से ली है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, 1909 या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो ये हमने कहाँ से ली है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। मोस्ट ऑफ दी चीज़ें आपको पता है भाई, हमारे संविधान की जो कार्बन कॉपी भी बोलते हैं ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 की। अच्छा, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो किस में दी गई है? आर्टिकल 123 में दी गई है। किस में दी गई है? आर्टिकल 123। गवर्नर को भी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्राप्त है, वो आर्टिकल 213 से है। ये दो अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा, ऑर्डिनेंस का समय कितना होता है, कब तक ऑर्डिनेंस जो है लागू रह सकता है? देखो, जब भी केंद्र के लिए पार्लियामेंट और राज्यों के लिए स्टेट लेजिस्लेचर यानी विधानसभा, अगर इनके सेशन नहीं चल रहे हैं और किसी इमरजेंसी कानून की आवश्यकता है, तो राष्ट्रपति या गवर्नर ऑर्डिनेंस ला देता है। वो ऑर्डिनेंस 6 महीने तक वैलिड रहता है। पर जैसे ही संसद या विधानसभा इनका सेशन लगता है ना, संसद या विधानसभा का, तो 6 हफ्तों के अंदर, है ना, 6 हफ्तों के अंदर उसको क्या करना पड़ता है? इन लोगों को अप्रूव करना पड़ता है। अगर अप्रूव नहीं करेंगे तो वो 6 हफ्तों के बाद ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, है ना, कि संसद जैसे बैठी, अगर वो नहीं उन लोगों ने पास करा तो वो ऑटोमेटिकली खत्म। अब ऐसा इसलिए होता है भाई कि मैक्सिमम गैप जो होता है 2 सेशन के बीच 6 महीने का होता है भाई, है ना, इससे ज़्यादा गैप नहीं हो सकता, है ना। तो इसलिए 6 महीने तक तो ऑर्डिनेंस चल जाएगा, उसके बाद नहीं चल सकता है। तो इसलिए 6 हफ्ते या 6 महीने। कह रहे संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया, फेडरल सिस्टम एंड डायरकी एट द सेंटर। ये कब लागू करा गया है? 1909 में, 1919 या 1935। तो डायरकी मतलब द्वैध शासन जो है, ये हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के द्वारा केंद्र में लगाया। इससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के थ्रू हमने प्रोविंसेस में लगाया था। प्रोविंसेस का मतलब प्रांतों में। तो अगर पूछेगा प्रांतों में द्वैध शासन कब लगा, तो प्रांतों में द्वैध शासन लगा 1919 में। केंद्र में द्वैध शासन कब लगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में। अच्छा, डायरकी होती क्या है भाई? द्वैध शासन का मतलब होता है, हमने सब्जेक्ट को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक तो रिजर्व सब्जेक्ट कर दिए, रिजर्व, और एक हमने करे ट्रांसफर सब्जेक्ट। रिजर्व में हमने डाले जितनी भी क्रिटिकल चीज़ें थी, है ना, जितनी भी क्रिटिकल चीज़ें थी, जैसे डिफेंस, है ना, डिफेंस है, एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, है ना, और रिलीजियस अफेयर्स है, ये सब रिजर्व सब्जेक्ट में डाल दिया। रिजर्व के थ्रू क्या होगा? जो गवर्नर जनरल होगा, विदाउट रिस्पॉन्सिबल, उसकी कोई जवाबदेही नहीं है, विदाउट रिस्पॉन्सिबल टू इंडियन लेजिस्लेचर, वो इसको क्या करेगा? रूल करेगा। भाई अब हम डिफेंस पूरा दे देंगे अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो तो विद्रो कर देंगे, इसलिए इन्होंने अपने अंडर में रखा। रिलीजियस अफेयर्स भी अपने अंडर में रखा। ट्रांसफर सब्जेक्ट में छुटवैया चीज़ें डाल दी भाई, है ना, जो भी छोटी मोटी चीज़ें थी वो सब ट्रांसफर सब्जेक्ट में डाल दी। लोकल गवर्नमेंट, एजुकेशन, ये सब, क्योंकि इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। इसमें गवर्नर जनरल काम करता था ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, रिस्पॉन्सिबल होता था किसके? लेजिस्लेचर के, इसलिए इसको बोला गया द्वैध शासन। ठीक है, बाकी मेंस के प्रोस्पेक्टिव से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको और डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे मेंस के टॉपिक में। फिर कह रहे अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया है। द प्रोविजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन वॉज इंक्लूडेड इन। तो ऑल इंडिया फेडरेशन स्टैब्लिश करने का जो प्रावधान है, किसके थ्रू लाया गया था? तो ये लाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के थ्रू। किसके थ्रू? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। फिर कह रहा है 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी भाई? इन द फेडरेशन स्टैब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, रेसिडरी पावर वर गिवन टू। जो अवशेष शक्तियां बच गई थी वो किसको प्रदान की गई थी? तो ये दी गई थी गवर्नर जनरल को। किसको प्रदान की गई थी? गवर्नर जनरल को दी गई थी। चलो अगला देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है?
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट एंड परमानेंट कॉन्स्टिट्यूएंट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज अडॉप्टेड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। तो आप देख रहे हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 से बहुत सारे सवाल लगातार पूछे गए हैं। तो देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के लिए निर्वाचित और जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समावेशित किया जाना। भाई लिखित संविधान ये हमने लिया ही नहीं, ये तो बाद में जब क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन वो सब आएगा तब ये चलेगा ना, ठीक है, तो ये नहीं लिया। फिर कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेड टू द सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया, यानी किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था। 1909, 1919, 1935 या 47। तो अगेन ये 1935 के थ्रू बर्मा जो है भारत से अलग हो गया था, ठीक है। चलो फिर कह रहा है एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, किसके द्वारा। प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, साइमन कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, क्रिप्स मिशन या ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन। तो देखिए इसको लिए आपको पता होगा भाई 1934 है ना, 1934 में एम एन रॉय ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड करी थी, एम एन रॉय ने, ठीक। फिर 1935 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसने भी ऑफिशियली डिमांड करी। इस डिमांड को अगस्त ऑफर जो आया था आपका, अगस्त ऑफर, इसका समय आपको पता है 1940, अगस्त ऑफर के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया, ठीक है। फिर 1942 में आया आपका क्रिप्स मिशन, क्या आया, क्रिप्स प्रपोजल आया, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड को एक्सेप्ट करा, पर मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग ने बोला अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। फिर 1942 के बाद 1946 में आया था कैबिनेट मिशन, है ना, कैबिनेट मिशन आया था, उसने इस डिमांड को क्या करा, ठीक है भाई एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये था आपका फाइनली, है ना, तो क्रिप्स मिशन हो जाएगा इसका। फिर कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांतों को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था भाई। कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू जो बनाया गया था कि एक जो होगा मेंबर वो कितने लोगों को रिप्रेजेंट करेगा, तो वो करेगा लगभग 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट, कितने, 10 लाख। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट का मेंबर नहीं था। इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन या जगजीवन राम। तो ये अंतरिम सरकार एक बार देख लो। जवाहरलाल नेहरू ये परिषद के उपाध्यक्ष भी थे, राष्ट्रमंडल संबंध देखते थे और एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेशी मामले। सरदार पटेल जी के पास, इनके पास गृह, सूचना और प्रसारण मंत्रालय था, यानी होम मिनिस्ट्री और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो थी, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। खाद्य और कृषि मंत्रालय था राजेंद्र प्रसाद जी के पास, ठीक है, खाद्य और कृषि। जॉन मथाई उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय इनके पास था भाई, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर थे। जगजीवन राम जी के पास श्रम मंत्रालय था, श्रम मंत्रालय। सरदार बलदेव सिंह जो थे इनके पास रक्षा मंत्रालय था, इनके पास क्या था, रक्षा मंत्रालय। जो CH बाबा थे इनके पास कार्य, खान और ऊर्जा मंत्रालय था, क्या था, कार्य, खान, ऊर्जा मंत्रालय। लियाकत अली खान इनके पास वित्त मंत्रालय था, लियाकत अली खान के पास। अब्दुल रब निश्तार इनके पास डाक और वायु मंत्रालय था, डाक और वायु मंत्रालय। अरुणा साफ अली जो थे इनके पास रेलवे और परिवहन मंत्रालय था इनके पास। राजगोपालाचारी शिक्षा और कला मंत्रालय। आई चुंद्रीगर वाणिज्य मंत्रालय। गजनफर अली खान स्वास्थ्य मंत्रालय। जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्रालय। तो इसमें कौन नहीं शामिल होगा भाई, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। फिर अगला कह रहा है संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ है भाई। हाउ आर द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्टेड, डायरेक्टली बाय पब्लिक या नॉमिनेटेड बाय इंडियन रूलर या बाय प्रोविंशियल असेंबलीज। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बनी उसमें 389 सीट्स थी भाई, टोटल 389 सीट, ठीक। 296 सीटें दी गई किसको, जो 11 प्रोविंसेस थी उनको, प्रोविंसेस को दी गई, है ना, जैसे आज राज्य है वैसे प्रोविंसेस थी। और बाकी 93 दी गई किसके, प्रिंसली स्टेट को, यानी जो राजा वाजा होते थे, महाराजा, उनको, ठीक है। अब ये 296 सीट में भी 292 सीटों पे जो प्रोविंसेस थी उनके मेंबरों जो थे उनके द्वारा चुने गए। 4 जो थे वो चीफ कमिश्नर होते थे, चीफ कमिश्नर प्रोविंस, उनके द्वारा चुने जाते थे। और ये जो 93 प्रिंसली स्टेट हुई थी इनके जो राजा थे वो नॉमिनेट कर देते थे कि जाओ भैया तुम हमारी तरफ से, है ना, ये चीज़ें थी। बाकी ये जो मेंबर चुने गए 292 लोग,
तो 11 प्रोविंस के जो चुने हुए मेंबर थे उन्होंने इनको चुना, यानी इनडायरेक्टली चुने हुए थे ये प्रोविंशियल असेंबलीज के द्वारा। भाई आज जैसे आप राष्ट्रपति को वोट नहीं डालते हो ना, राष्ट्रपति को वोट कौन करता है? आपने जिनको चुना है ना, आप लोगों के बिहाफ में उनको राष्ट्रपति को चुन लेते हैं। ऐसे ही डायरेक्टली जनता ने नहीं चुना था कि जाओ तुम कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। जनता ने 11 प्रोविंसेस में जिन मेंबरों को भेजा था उन मेंबरों ने फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लोगों को भेजा, इसलिए इसको इनडायरेक्टली इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी बोलते हैं, यानी प्रांतीय सभाओं द्वारा। ठीक है, तो आज के सेशन की समाप्ति यही करते हैं। छोटे छोटे सेशन के थ्रू पूरी पॉलिटी के जितने एमसीक्यू है सब हम लोग कवर करेंगे। डेली फॉलो करिए, प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ मैं इसकी। बाकी यूपी पीसीएस की एकदम शुरुआत से तैयारी का ग्रुप हमारा चालू हो चुका है 2026 का। आराम से आप प्री प्लस मेंस की संपूर्ण तैयारी घर बैठे कर सकते हैं। कहीं से आपको कोई भी बुक नहीं लेनी होगी, जितना हमारा सिलेक्शन मटेरियल होगा बस उतना अगर आप फॉलो करते हैं, उसमें आपको आंसर राइटिंग, मेंस का गाइडेंस, मेंस के पूरे नोट्स सब कुछ हम प्रोवाइड करेंगे।